चलिए, पिछले क्लास में आपने देखा था कि कॉन्फॉर्मर्स आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे और न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन, यहाँ मैं बातचीत करूंगा राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन, या मैं आपसे कहूं कि राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन WRIT, राइट NEWMAN, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 1 to, यहाँ पे मैं राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ, सिंपली स्टार्टिंग में पहले एन ब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा, एन ब्यूटेन के बारे में, एन ब्यूटेन का राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ एन ब्यूटेन। ध्यान देना, एन ब्यूटेन का जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाओगे तो सबसे पहले एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखोगे, एन ब्यूटेन। ध्यान दोगे, एन ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि ये CH3 मिलेंगे, CH2 मिलेंगे, CH2 मिलेंगे, यहाँ पे CH3 मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। अगर हमको रोटेशन दिखाना है तो यहाँ मैं रोटेशन, अगर मैं इसको काउंट कर दूं तो ये 1 2 3 और ये 4 मिलेंगे। अगर हमको रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन अगर दिखाना हो, रोटेशन बिटवीन, आप कहेंगे 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में अगर दिखाते हो, 2 and 3 के बीच, तो ध्यान देना सेकेंड वाला कार्बन ये है, थर्ड वाला कार्बन ये है। तो सेकेंड वाले कार्बन को अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे C मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, इस साइड आपको CH3 मिलेंगे, C के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है, H मिलेंगे, H मिलेंगे, इस साइड आपको CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 और ये आपको 4 मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो इस पॉइंट पे एंगल के बारे में बातचीत करूंगा तो 109.28 मिनट, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ भी एंगल मिलेंगे 109.28 मिनट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं एंगल के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मिलेंगे 109.28 मिनट, और यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ भी आपको एंगल इस कार्बन पे एंगल मिलेंगे 109°28 मिनट। बट एक्चुअली जब हम देखेंगे तो यहाँ एंगल आपको जो दिख रहा है तो ये आपको 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, जो एक्चुअल में 90 डिग्री एंगल होगा नहीं। एक्चुअली यहाँ जो एंगल मिलेंगे 109.28 मिनट पे मिलेंगे। तो ध्यान देना, 109.28 मिनट जब एंगल आप देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल टाइप्स का होगा और ये 3D स्ट्रक्चर में आएंगे। तो ध्यान देना, यहां जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका रियल है ही नहीं। अगर हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान देना, इसका अगर मैं रियल स्ट्रक्चर का फॉर्म करता हूं, रियल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, रियल स्ट्रक्चर में अगर मैं इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लूं तो ये तुम्हारे फ्रंट कार्बन होंगे, और यहाँ पे मैं इस टाइप से अगर लूं तो यहाँ पे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, ये फ्रंट कार्बन, ये तुम्हारे फ्रंट कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह से किया और एक हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरह से कर दूं तो एक इस टाइप से मिलेंगे, फ्रंट वाला। इसके पीछे वाला बैक है, अगर मैं बैक के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे CH3 मिलेंगे और इस पॉइंट पे H मिलेंगे और इस पॉइंट पे भी आपको H ही मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां मैं इस दोनों, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच ये जो बाउंड बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जो बाउंड बना हुआ है, इस दोनों में टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। आप कहेंगे इसके साथ और इसके साथ टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होगा, और इसके साथ और इसके साथ इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होगा।
ध्यान देना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब टॉर्शनल स्टेन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रोटेट कर जाएगा, और कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट हो जाए तो उसको आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ध्यान देना, ये जो मॉलिक्यूल्स है यहां आप कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा, ये वाला पार्ट। ध्यान देना, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा सुनना। यहां पे कहेंगे H हुआ, आप इसको ऐसे दिखाओ, ये ऐसे करके घूम जाएगा, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये रोटेट करेगा। ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो रोटेट करने के बाद आप कहेंगे फ्रंट वाला को कांस्टेंट रखेंगे, और इस मॉलिक्यूल्स को जब मैं रोटेट करूंगा एकदम घुमा दूंगा, तो मॉलिक्यूल्स वहां जाकर के स्टेबल होगा जहां रिपल्सन मिनिमम हो। तो आप कहेंगे कि ये जब रोटेट होगा तो ये फ्रंट कार्बन सेम ही पोजीशन पे रहेंगे, ये ऐसा हो गए, और यहाँ पे CH3, इधर आपको H मिलेंगे और इधर भी आपको H मिलेंगे, ये ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, ये CH3 अगर नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पे कहना कि CH3, और ध्यान देना इसका 180 डिग्री इस साइड आएंगे तो आप कहना ये H मिलेंगे, और इसका 80 डिग्री इस साइड आएंगे तो यहां पे आपको H मिलेंगे। ध्यान देना, ये इस टाइप से आपको मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है आप कहेंगे इसका जो नाम होगा फुल इक्लिप्स्ड होगा, आप कहेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म, या हम इसको कहेंगे फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म, या आप कहेंगे इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड भी कर सकते हो। तो आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये फुल्ली EClipACid है। और इसके बारे में बातचीत करूं, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एंटी या स्टेगर्ड। ध्यान देना, यहां पे कहेंगे ये एंटी होगा या आप कहोगे स्टेगर्ड कहोगे, एंटी या स्टेगर्ड फॉर्म, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अब सुनना, यहां जो आपने इस स्ट्रक्चर को देखा, अगर कोई आदमी यहां से इस पॉइंट से यहां से अगर देखना स्टार्ट कर दे, यहां से देखना स्टार्ट कर दे, यहां से, तो यहां से जब कोई भी आदमी यहां से देखना चाहेगा तो ये फ्रंट वाला तो आपको दिखाई देगा, बट ये बैक साइड वाला दिखाई नहीं देगा। ये फ्रंट इधर से देखेगा तो ये आगे है, ये आगे वाला दिखेगा बट पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ये आगे वाला दिखाई देगा बट इसके पीछे वाला ये वाला हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई देगा बट ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे दिखाऊंगा इसके बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, इसी को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। सुनोगे अब यहां अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन, सुनना, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा स्पेस लूंगा, थोड़ा सा देखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान देना, यहां अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करूं, NUMAN न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ध्यान देना, ये कार्बन तुम्हारे फ्रंट है, फ्रंट में ऊपर CH3 है, तो आप फ्रंट में इस पॉइंट पे फ्रंट जो है, फ्रंट में ऊपर साइड आप लेंगे CH3, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे H मिलेंगे, और इस पॉइंट पे आपको H मिलेंगे। ध्यान देना, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला फ्रंट वाला कार्बन, ऊपर CH3, H और H। ध्यान दोगे, इसके जस्ट अपोजिट साइड इसके पैरेलल CH3 मिलेंगे, H मिलेंगे और H मिलेंगे। पहले इसके पैरेलल हम जाते हैं, तो यहां पे अगर आएंगे तो ये CH3 मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे। यहां अगर मैं बातचीत करूं आपसे तो यहां पे आप कहेंगे कि एंगल जो आपको मिलेंगे, एंगल ये आपको 0 डिग्री मिलेंगे। ध्यान देना, ये 0 डिग्री एंगल। ध्यान देना, अगर किसी भी पार्ट को, एक पार्ट को कांस्टेंट रख लूं, दूसरे को अगर मैं रोटेट करा दूं, सुनना, मैंने फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखा और बैक साइड वाले जो कार्बन है इसको 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा दूं, रोटेट, ध्यान देना, अगर मैं रोटेट करा दूं 60 डिग्री रोटेट, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट कराऊंगा तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिले, ये फ्रंट कार्बन, ऊपर वाला कांस्टेंट रखना CH3, यहां पे कहना H और यहां पे H, ये 60 डिग्री आएंगे तो ये CH3 मिलेंगे, ये H मिलेंगे और यहां H मिलेंगे।
ध्यान देना 60 डिग्री एंगल पे अगर दो बल्कि ग्रुप आपस में मिले तो आप इसको कहना गॉच फॉर्म, GAUCH, GAUCH आप कहेंगे गॉच, इसका नाम होगा गॉच, गॉच फॉर्म्स। ध्यान देना हम इसको इस CH3 को फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखते हैं, CH3 को नीचे उठा करके रखना है, नीचे एकदम कंप्लीटली नीचे। नीचे लाने के बाद क्या होगा सुनना, इसको मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट करूंगा। 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये CH3 घूमते घूमते H के पीछे चले जाएंगे। ध्यान देना ये भी घूमेंगे, ये भी घूमेंगे, ये घूमेंगे तो H के नीचे, ये H के नीचे, और ये H जो है CH3 के नीचे आ जाएंगे। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर मिलते हैं तो आप कहेंगे ये फ्रंट कार्बन, ये CH3 मिलेंगे, यहाँ पे H मिलेंगे, इस पॉइंट पे H। ध्यान देना ये जब पीछे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे CH3, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना ये यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, एंगल मिलेंगे एंगल 0 डिग्री। आप कहेंगे इस एंगल को यहां जो इसका नाम होगा ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये देखो ये गॉच है, ये गॉच पार्ट। बट ध्यान देना यहां CH3 को फुल्ली कवर्ड कर रहा था, इसलिए मैंने इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड कहा। और यहां देखो एक बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप के साथ पैरेलल में आ गया है, तो इसका जो नाम होगा यह होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड है बट पार्शियली है। आप कहेंगे इसका जो नेम होगा पार्शियली, आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। ध्यान देना इसको मैंने 60 डिग्री जो रोटेट कराया ये क्लॉक वाइज में, इससे क्लॉक गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। ध्यान देना अगर मैं फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दूं, अगर रोटेट करा दूंगा तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद 60 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करा दूं तो ये CH3 फिर उठ करके नीचे आ जाएंगे, इससे 60 डिग्री एकदम नीचे, ये आगे जाएंगे, ये भी आगे आएंगे और ये आगे आएंगे। तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे CH3, ये H मिलेंगे, H मिलेंगे, इस पॉइंट पे CH3 मिलेंगे, ये H और H, इस पार्ट को आप कहेंगे एंटी फॉर्म, एंटी, और आप कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म, कहेंगे स्टेगर्ड। एंटी या स्टेगर्ड दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अब सुनोगे इसको अगर मैं फिर से 60 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं, 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान दोगे इसको मैं हटा रहा हूं स्टार्टिंग में। ध्यान देना इस स्ट्रक्चर को अगर मैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं, 60 डिग्री रोटेट करा रहा हूं और रोटेट मैं कराऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान देना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो ये उठ करके इसके जैसा आ जाएगा। H के नीचे चले आएंगे CH3, और H के नीचे अगर CH3 आएंगे तो आप कहना कि ये फ्रंट कार्बन, ऊपर में CH3 है, यहां पे आप CH3 डालेंगे, ये तुम्हारा H होगा और ये तुम्हारा H होगा। अब ध्यान देना ये रोटेट करके इधर आएगा तो इस साइड CH3 मिलेंगे, ये H मिलेंगे और यहां पे आप कहेंगे H मिलेंगे। ध्यान दोगे इसको फिर से 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा दूं, 60 डिग्री रोटेट करा दूं, रोटेट, तो यहां जो स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं ये फ्रंट कार्बन, इस पॉइंट पे कहना CH3, H, ये H, और इस पॉइंट पे यहां मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो इस पॉइंट पे CH3 मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे, 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान देना अब फिर अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो आप कहेंगे यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ये CH3, H, इसके बैक साइड CH3 मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे। सुनना अगर मैं इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो ये फुल इक्लिप्स्ड, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स्ड, एंटी। बट ध्यान देना मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं और इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो अगर ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है
तो ये भी स्ट्रक्चर आपका होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLI पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। ध्यान देना, अगर मैं इस दोनों के बारे में बातचीत करूं तो ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम। आप कहोगे सेम क्यों है? ध्यान देना, H के नीचे CH3, यहां भी H के नीचे CH3, H के नीचे H, H के नीचे H, और ये CH3 के नीचे H, तो CH3 के नीचे H है, तो ये दोनों सेम। ध्यान देना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं और इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, मैं यहां स्ट्रक्चर लिख देता हूं A B, ये तुम्हारा C, ये तुम्हारा D, यहां E, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि F, और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं G कह दूं तो ध्यान देना, अगर मैं B और F के बारे में बातचीत करूं, यहां B और F के बारे में, ध्यान देना F, ये जो F वाले पार्ट हैं तो दोनों CH3 ग्रुप 60 डिग्री एंगल पे हैं, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे भी दोनों CH3 60 डिग्री एंगल पे हैं, इसलिए B और F सेम मिलेंगे। और अगर इसका नाम गॉच होगा तो आप कहेंगे ये भी तेरा गॉच ही होगा, ये गॉच। और ध्यान देना, यहां दोनों CH3 एक दूसरे के पैरेलल में है, यहां दोनों CH3 पैरेलल में है, तो यहां भी देखोगे कि ये पैरेलल में है, और पैरेलल में जब आ जाए तो आप इसको कहेंगे फुल्ली ECLIP, फुल्ली इक्लिप्स्ड इसको कहोगे, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। सुनना, ये तुम्हारे फुल्ली इक्लिप्स्ड में आएंगे। अब सुनना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो आपस में सेम कौन कौन से आ रहे हैं, मैं सेम वाले के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, अगर मैं सेम के बारे में बातचीत करूं, सेम के बारे में, तो A एंड G का स्ट्रक्चर सेम होगा। आप कहेंगे A एंड G, आप कहेंगे ये सेम मिलेंगे, ये सेम। ध्यान देना, B और F दोनों आपस में सेम मिलेंगे, B एंड F, ये ऑल्सो दोनों सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर। यहां मैं सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, इसको भी मैं कहूंगा सेम स्ट्रक्चर। और अगर मैं C और E के बारे में बातचीत करूं, ये C एंड E के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे ये भी आपस में सेम स्ट्रक्चर है। और यहां अगर मैं बातचीत करूं D, तो दोनों CH3 अपोजिट, इसमें से कोई है नहीं, तो आप कहेंगे कि E से मिलता जुलता कोई है नहीं। तो ध्यान देना, A और G ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं कहूंगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे फुल्ली ECLIPSED, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ध्यान देना, B और F के बारे में, B और F के बारे में जब बातचीत करूंगा, B और F के बारे में, ये F देखो, ये F, तो B और F दोनों सेम है और ये गॉच फॉर्म में है, तो आप कहेंगे कि ये आपके मिलेंगे गॉच फॉर्म, गॉच। और C और E ये मिलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, ECLIPSED। और E जो है ये तुम्हारा एंटी फॉर्म है, एंटी, और आप इसको कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म्स, एंटी या स्टेगर्ड फॉर्म्स। अब सुनोगे, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो स्टेबिलिटी क्या सब हो सकता है और स्टेबिलिटी को डिसाइड कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, जहां मैं बोला हूं कि टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी, जब टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ध्यान देना, इस बाउंड पेयर में और नीचे के बाउंड पेयर में टॉर्सनल स्ट्रेन, यहां आपके 4 ही स्ट्रक्चर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर मैं यहां स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो देखोगे यहां भी दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन है, और इसमें भी आपका जब पैरेलल आ जाए तो टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, यहां भी टॉर्सनल स्ट्रेन, और इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम है क्योंकि एंगल 60 डिग्री, और इस दोनों में भी टॉर्सनल स्ट्रेन कम है। तो यहां आप कहेंगे कि इस कंडीशन में आप कहेंगे स्टेबिलिटी A
स्टेबिलिटी यहां पे आप कहेंगे B इक्वल टू D ग्रेटर देन A इक्वल टू C। अब सुनना, यहां टॉर्शनल स्ट्रेंथ थोड़ा सा दूर चला गया और यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेंथ दूर चला गया, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी स्टार्टिंग में मैंने सेम माना, बट यहां देखो टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस दोनों में भी टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम। अब सुनना, अब B और D में मोर स्टेबल कौन सा है, इसके बारे में डिस्कस करता हूं। B और D, ध्यान दोगे, इस B में CH3 और CH3 के बीच जो लगने वाला फोर्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच है, और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा हो, रिपल्सिव फोर्स, तो आप कहेंगे कि यहां वेंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा है, और यहां पे देखो कि वेंडर वाल स्ट्रेन है नहीं, एक के रिस्पेक्ट में ये CH3 ग्रुप बहुत दूर चला गया है, और जब दूर जाता है तो वेंडर वाल स्ट्रेन कम हो जाता है। तो यहां वेंडर वाल स्ट्रेन कम है और यहां वेंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा है, नजदीक नजदीक रहेगा, रिपल्सन करेगा। तो इस दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो D की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर्ड B, D ग्रेटर देन B। अब सुनना, अब A और C के बारे में बातचीत करूं तो यहां देखो वेंडरवाल एकदम पैरेलल है और दोनों बड़ा ग्रुप है, और यहां देखो वेंडरवाल है बट एक बड़ा के साथ एक छोटा ग्रुप रिपेल कर रहा है। तो बड़ा के साथ अगर बड़ा ग्रुप रिपेल करेगा तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो यहां पे आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी C ग्रेटर देन A। अब मैं इसको ना नेम के फॉर्म में इसको स्टेबिलिटी को अगर डिसाइड करूं, इसको नेम के फॉर्म में, तो ध्यान देना D NT मींस यहां पे अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा तो स्टेबिलिटी आप कहेंगे सबसे ज्यादा NT का होगा। NT के बाद अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो ध्यान देना ये गॉच का होगा, आप कहेंगे गॉच, यहां पे आप कहेंगे गॉच के बाद अगर मैं बातचीत करूं तो यहां जो स्टेबिलिटी होगा उसके बाद आप कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड का, यहां पे आप कहेंगे पार्शियली ECLIP पार्शियली इक्लिप्स्ड, और लास्ट में आप कहेंगे ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, आप कहेंगे यहां पे फुल्ली ECLIP SED। अब सुनोगे, यहां अगर मैं एंगल को देख रहा हूं, यहां पे एंगल को देख रहा हूं तो 0 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ, ये तुम्हारे 90 डिग्री हुए, ये 60 डिग्री, और यहां पे कहोगे कि इस CH3 के बीच का एंगल 120, और यहां पे कहोगे यहां CH3 और CH3 के बीच एंगल 180, और यहां पे अगर हम जाते हैं यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां पे कहेंगे 240 डिग्री एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 240, और यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो एंगल यहां पे जो मिलेंगे, यहां पे एंगल 300 मिलेंगे, और यहां क्लॉकवाइज जाते जाते यहां जो आपको एंगल मिल रहे हैं ये आप कहेंगे 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां मैंने सारे एंगल को जो डिसाइड किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां एंगल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फॉर्म में मिलेंगे, बट ध्यान देना एंटी क्लॉक अगर जाते हो, एंटी क्लॉक यहां पे ध्यान से देखना, यहां एंगल मिलेंगे 0 डिग्री, और यहां जो एंगल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 60 डिग्री। एंटी क्लॉक देखोगे यहां CH3 और CH3 के बीच एंगल मिलेगा 120 डिग्री, देख लो 120, ये 120, और यहां पे एंगल कहोगे 180, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों का एंगल सेम मिलेंगे, और यहां पे देखूंगा तो यहां आप कहेंगे 240 डिग्री एंगल, और यहां पे कहोगे कि एंटी क्लॉक जब जाते हैं तो 300 डिग्री, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो फिर से एंगल 360 डिग्री पे आ जाते हैं। तो सुनोगे, अगर मैं आपसे बातचीत करूं एंटी, यहां जो आपको एंगल मिल रहे हैं एंटी में एंगल 180 मिलेंगे, एंटी का देख लो 180,
और यहां देखो, अगर मैं गॉज फॉर्म के बारे में बातचीत करता हूं, ये गॉज फॉर्म, तो गॉज फॉर्म में देखो ये क्लॉकवाइज में 60 मिलेंगे, बट एंटी क्लॉक में मिलेंगे 60 और 300 डिग्री। तो आप कहेंगे ये 60 डिग्री मिलेंगे, या आप कहेंगे कि ये दोनों सेम है, तो यहां पे आप कहेंगे 300 डिग्री 300 डिग्री पे मिलेंगे। अब सुनना, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड वाला कौन सा है, ये आप कहेंगे 120 और 240 डिग्री आएंगे। 120 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 120 एंटी क्लॉकवाइज में 120, क्लॉकवाइज में 120, एंटी क्लॉक में 240। अब ध्यान देना, 120 और आप कहेंगे 240, और ध्यान दोगे फुल्ली इक्लिप्स्ड के बारे में बातचीत करोगे तो ये मिलेंगे आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहां आप कहेंगे कि ये 0 डिग्री मिलेंगे और 360 डिग्री मिलेंगे। अब सुनना, ये 180 क्लॉक में भी मिलेंगे और 180 एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी मिलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, अगर आपके 4 मॉलिक्यूल्स यहां पे मिल रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, और सारे की स्टेबिलिटी में अगर डिफरेंस हो तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको डिफरेंस मिलेंगे। तो ध्यान देना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डील्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में, कि एंगल ऑफ रोटेशन किसका कितना होगा इसके बारे में डिसाइड करता है। तो यहां मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, जो आपका ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहले इतना लिख लो, उसके बाद ये मिल गया है, ग्राफ को मैं ड्रॉ कर लूंगा। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे कह दूं स्टेबिलिटी का एंटी का ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एंटी का सबसे कम होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कम होगा। मींस आप कहेंगे कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। मगर स्टेबिलिटी देखो ज्यादा होगा तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब मैं इसी को एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डायग्राम को देखता हूं। सुनना, यहां डायग्राम कोई बड़ी चीज नहीं है, तुरंत बन जाएगा, टेंशन मत लेना। यहां अब हम बातचीत करेंगे ग्राफ, GRAPH, ग्राफ बिटवीन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। यहां पे हम कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन, ROTATION। यहां हम ग्राफ के बारे में बातचीत करेंगे। ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट, ध्यान देना, अगर यहां 4 टाइप्स का मॉलिक्यूल्स है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का ग्राफ भी 4 ही टाइप का होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन डाला और यहां मैं एंगल के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां देखो ये 0 डिग्री, यहां पे आप कहेंगे 60 डिग्री, यहां पे कहोगे 120, यहां पे मैंने दिया 180, यहां पे दूंगा 240, और इस पॉइंट पे मैंने दिया 300, और यहां पे अब मैं एंगल दिया 360 एंगल। अब सुनोगे, इधर से जा रहे हो क्लॉकवाइज, और जब नीचे से आओगे तो ये एंटी क्लॉक होगा, नीचे से एंटी क्लॉक। ध्यान देना, एंटी क्लॉक में 0 डिग्री, ये इधर से चलोगे तो ये 60 डिग्री, ये आएंगे 120,
यहां आएंगे 180, 80 के बाद आएंगे 240, यहां पे आप कहेंगे 300 और यहां पे कहना 360 डिग्री। आप सुनोगे, इधर से जाते हो तो एंगल बढ़ता है, लास्ट में 360 डिग्री पे 0 डिग्री और 360 डिग्री एंगल सेम हो जाता है। बट ध्यान देना, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहां 4 टाइप्स का मॉलिक्यूल्स है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम। तो ध्यान देना, यहां दूसरा जो एनर्जी लेवल मिलेगा ये मिलेगा, तीसरा जो एनर्जी लेवल मिलेगा ये मिलेगा, और फोर्थ जो एनर्जी लेवल मिलेगा ये मिलेगा। अब सुनना, एंटी 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, मींस 1 डिग्री ये जो है ये बैरियर सबसे नीचे होगा, क्योंकि 1 डिग्री यहां पे 180 पे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म में, तो एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा, मींस सबसे कम होगा। ध्यान देना, एंटी के बाद आपके आ रहे हैं गॉच आ रहे हैं 60 डिग्री पे, तो सेकेंड जो लेवल है इससे जो ऊपर वाला लेवल है ये तुम्हारा 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के बारे में के इक्वल है 300 डिग्री, ये इक्वल है। और ध्यान देना, इसके ऊपर वाला जो ग्राफ है ये 120 डिग्री, इससे ऊपर आते हो तो 120 या नहीं तो आप कहेंगे 240, इसका ग्राफ सेम ही होगा। और लास्ट में आप कहोगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, और फुल्ली इक्लिप्स्ड पे जो मॉलिक्यूल्स है 0 डिग्री और 360 डिग्री पे मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं 0 डिग्री कह दूं और इसको अगर मैं 360 डिग्री कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। ध्यान देना, पहले मॉलिक्यूल्स 0 डिग्री पे थे तो ये 0 डिग्री से 60 डिग्री ये घूमते घूमते यहां आए, और यहां के बाद ये घूमते घूमते ऊपर आएंगे, यहां आएंगे, यहां के बाद इसको टच करेंगे, फिर इधर से निकल जाएंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे एंटी फॉर्म, इस पॉइंट को आप कहेंगे एंटी फॉर्म। ध्यान देना, ये पार्ट और ये जो पार्ट है इसकी एनर्जी सेम है, तो ये जो तुम्हारे पार्ट कहलाएंगे ये गॉच फॉर्म कहलाएंगे, गॉच फॉर्म। ध्यान देना, ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और इस पार्ट के बारे में बातचीत करूं तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, यहां पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, पार्शियली इक्लिप्स्ड। और ये पॉइंट आपके फुल्ली इक्लिप्स्ड में है, तो आप इसको आप कह सकते हो कि ये तुम्हारे फुल्ली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे फुल्ली ECLIPSED, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब सुनना, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब सबसे ज्यादा जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 चला जाता है। ध्यान देना, 0। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर मैं 0 लेवल कंसीडर कर लूं, इसको 0 लेवल, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट पे गॉच पे आ जाऊंगा तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये तुम्हारा मिलेगा 3.8 किलो जूल पर मोल्स। यहां पे मींस इस पॉइंट पे जो इसका एनर्जी मिलेंगे, इस दोनों के बीच का जो बैरियर है आप कहेंगे 3.8 किलो जूल पर मोल्स। अब सुनना, यहां पे ये मिलेंगे, बट इससे जैसे ही ऊपर आओगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो एनर्जी मिलेंगे ये मिलेंगे 16 किलो जूल पर मोल्स, और यहां पे जो एनर्जी मिल रहे हैं ये 3.8 किलो जूल पर मोल्स मिलेंगे। और सबसे ऊपर के बारे में बातचीत करूं तो ये 18 किलो जूल, 19 किलो जूल, 90 किलो जूल पर मोल्स आपको मिलेंगे। अब सुनना, कोई भी मॉलिक्यूल्स जब स्टेबल फॉर्म में है, नॉर्मल ब्यूटेन, तो एंटी से अगर हमको गॉच तक ले जाना हो तो आप कहेंगे कि इसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, अगर 3.8 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी देंगे तो एंटी फॉर्म मूव करके आपके आ जाएंगे गॉच फॉर्म में।
एंटी फॉर्म से मूव करके गॉस फॉर्म में आ जाएंगे। अब सुनना, बट यहीं पे अगर 0 डिग्री एनर्जी है और 3.8 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी दिए तो ये मूव करके आ जाएंगे। अगर आपने एनर्जी दिया 16 किलो जूल पर मोल्स तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी बढ़ेगा और ये मॉलिक्यूल्स उठ करके आ जाएंगे पार्शियली इक्लिप्स पे एग्जिस्ट कर जाएंगे। और अगर आप 19 किलो जूल एनर्जी बढ़ा दिए तो ये फिर आ जाएंगे पार्शियली, ये फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म में आ जाएंगे। और जब फुल्ली इक्लिप्स में फॉर्म में आ जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाएंगे। और जब कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाए उसके बाद तो कितनों ना हीट बढ़ा लो, कितना भी हीट क्यों ना बढ़ा लो, वो अनस्टेबल फॉर्म में ही दिखेगा और वहां हीट पे कोई उसका इफेक्ट होने वाला है ही नहीं। तो पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिखो। आप ध्यान देना, यहां एनर्जी बैरियर दिखा दिया हूं, दूसरे में मैं सिर्फ स्टेबिलिटी दिखाऊंगा, एनर्जी बैरियर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब यहां पे बातचीत करेंगे हम एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में, और वहां भी हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहां जो मैं बातचीत करूंगा, मैं कहूंगा राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन of ethane 1,2-diol, ethane 1,2-diol, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, जब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ध्यान देना, मैं यहां आपसे बातचीत करूंगा सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे इथेन 1,2-diol, 1,2-diol। ध्यान देना, 1,2-diol का स्ट्रक्चर बनाओगे, या मैं यहीं पे ले लूं 1,2-diol के बारे में, तो आप कहेंगे C के साथ H होगा, या मैं यहां पे आपसे बातचीत करूं ब्यूटेन 1,2-diol या इथेन 1,2-diol के बारे में, इथेन 1,2-diol। तो यहां पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन जब लिखोगे तो इथेन 1,2-diol ये होगा CH2OH, यहां पे कहेंगे CH2 और ये OH, ये ऐसा होगा। यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो यहां पे कहेंगे एंगल जो मिलेंगे इस पॉइंट पे 109.28 मिनट, और यहां भी बातचीत करेंगे एंगल के बारे में, तो यहां भी कहेंगे 109.28 मिनट पे मिलेंगे। बट एक्चुअली जब हम इसका 109.28 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये 3D फॉर्म में आएंगे। तो ध्यान देना, इसका जब हम रियल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसका रियल स्ट्रक्चर इससे पहले वाले में न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप देखे होंगे, सेम टू सेम उसी टाइप से आप चलेंगे। ध्यान दोगे, यहां जब हम इसका लिखते हैं तो अगर मैं इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लूं तो ये तुम्हारे बैक कार्बन आएंगे। इस फ्रंट कार्बन के साथ अप डायरेक्शन में OH है, यहां पे आप एक OH लगा लो, OH लगा लिया, इस साइड मैंने H लगाया और इस साइड मैंने H लगाया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब सुनोगे, ये फ्रंट है तो ये बैक साइड,
बैक साइड में यहां पे OH है और यहां पे आप कहेंगे अगर H है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो एक H तेरे को इस डायरेक्शन में मिलेंगे, इस डायरेक्शन में, H के डायरेक्शन में। सुनना, ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहां ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और जब और ये इसके पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब कोई पैरेलल लाइंस हो तो उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन वर्क करता है और जब टॉर्सनल स्ट्रेन वर्क करता है तो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल रहता है और मॉलिक्यूल्स स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा। सुनना, जब दो लाइंस एक पैरेलल में हो तो वहां पे एक टॉर्सनल स्ट्रेन काम करता है और टॉर्सनल स्ट्रेन काम करता है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल रहता है और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा और उसी रोटेशन को मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो ध्यान देना, यहां इस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स है सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ये पार्ट रोटेट होगा। ध्यान देना, एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को जब हम रोटेट कराएंगे, ध्यान देना यहां पे हम रोटेशन को दिखाएंगे, रोटेशन, और रोटेशन हम दिखाएंगे 180 डिग्री से। अगर मैं रोटेट करा दूं 180 डिग्री रोटेट, तो ये पार्ट फ्रंट वाला कांस्टेंट रहेगा, बैक वाला रोटेट करेगा। तो ध्यान देना, अगर मैं फ्रंट वाले को कांस्टेंट रख लूं, यहां OH, H, ये H, अब बैक वाले को रोटेट करा दूं तो यहां पे आ जाएंगे OH, ये तुम्हारे H मिलेंगे और ये तुम्हारे H मिल जाएंगे। सुनना, इसका 180 डिग्री डायरेक्ट नीचे, इसका 180 डिग्री सीधे इस डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा ये हुआ, और इसका 180 डिग्री सुनोगे तो इसका 180 डिग्री जब देखोगे तो इसका 180 डिग्री सीधे इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये इस डायरेक्शन में मिलेंगे, इस डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड है। आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर तुम्हारा होगा, ये फुल्ली, आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLIP, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इस स्ट्रक्चर में OH एक दूसरे के अपोजिट आ गए तो एंटी कहेंगे, या हम इसी को स्टेगर्ड फॉर्म कहेंगे, एंटी या स्टेगर्ड। अब देखते हैं कि इस जीरो, यहां ध्यान देना, यहां जो एंगल है इस OH के बीच, अगर आप इस पॉइंट से आप इसको देखना चालू करते हो, यहां से देखना चालू करते हो तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन मिलेंगे और यहां से आप देखना स्टार्ट करोगे, यहां से इस लाइन को, तो ये OH सामने दिखाई देंगे, ये बैक जाएंगे और यहां पे OH, यहां पे कहेंगे एंगल बिटवीन OH एंड OH, एंगल बिटवीन OH एंड OH, ये आपको 0 मिलेंगे। बट सुनना, अगर इसी मॉलिक्यूल्स को आपने रोटेट करा दिया और आदमी यहां से देखना स्टार्ट कर दे, यहां से देखना स्टार्ट कर दे, तो ध्यान देना यहां जो एंगल मिलेंगे OH, यहां एंगल बिटवीन 2OH ग्रुप विल बी 180 डिग्री, 180 डिग्री पे मिलेंगे। अब सुनोगे, और इसी दोनों स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर तक जाने में नंबर्स ऑफ एंगल इनफिनाइट मिलेंगे। 0 मिल सकते हैं, 1 मिल सकते हैं, 2, 1 का 1840वां भाग भी हो सकता है, 2 का 10वां भी भाग हो सकता है। ये कन्फॉर्मर्स इनफिनाइट मिलेंगे, बट सुटेबल नंबर्स ऑफ कन्फर्मर्स आपको लिमिट ही मिलेंगे और ये लिमिट हम 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, यहां से मैंने देखा और देखने के बाद एनालिसिस किया कि ये किस किस फॉर्म में आते हैं और किस पॉइंट पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किस पॉइंट पे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सुनोगे, जहां रिपल्सन होना स्टार्ट हुआ वहां स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और जहां पे अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सुनना फिर से, जहां रिपल्सन होगा
वहां स्टेबिलिटी घटेगी, और जहां एट्रैक्शन होगा वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब सुनोगे, यहां इसी को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाता हूं। न्यूमैन प्रोजेक्शन सुनना, आप देख रहे हो बेटा, यहां से आपने बोला कि मैं इसको जो देख रहा हूं पूरा इस पॉइंट से देख रहा हूं, इस पॉइंट से आंख बना ही दूं, आंख देख, यहां से देखा, यहां से देखा, तो ये फ्रंट कार्बन दिखाई देगा। सुनोगे, यहां पे मैं एक फ्रंट कार्बन बना दूं, फ्रंट कार्बन, ये इसके ऊपर H है, OH है, आप OH लगा दो। इधर देखो वर्टिकल लाइन से इस साइड H है, आप यहां पे H लगा दो। इसके इस साइड ये आपको H मिलेंगे। जब इस पॉइंट से आप देखना स्टार्ट करोगे, यहां से ये देखना स्टार्ट करोगे, तो ये तो दिखाई देंगे, बट इसके पीछे वाले OH दिखाई दे रहे हैं, तो ये OH दिखाई नहीं देंगे। ये कार्बन आपको दिखाई देंगे, बट ये कार्बन नहीं। मान लो ये कार्बन के नीचे एक कार्बन है और इस OH के पैरेलल यहां OH है और यहां पे H है और इस पॉइंट पे आपका H है, ये ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है आप कहेंगे ये 0 डिग्री पे है, इसको 60 डिग्री रोटेट करा दो। 60 डिग्री रोटेट कराना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान देना, 60 डिग्री अगर रोटेट करा दोगे तो फ्रंट वाला कार्बन को कांस्टेंट रखना, बैक को रोटेट कराना। तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, OH मिलेंगे, H मिलेंगे, H, यहां पे OH, ये देख, ये घुमा इधर, ये घूम करके आगे, ये घूम करके आगे, ये H और H मिलेंगे। आप कहेंगे ये तुम्हारा फुल्ली इक्लिप्स्ड है, क्योंकि सारे ग्रुप, एक जैसा ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंप्लीटली कवर कर रहा है, ढक रहा है, इसलिए इसको मैं फुल्ली इक्लिप्स्ड बोला। और फुल्ली ECLIPSD, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि ये गॉच मिलेंगे, गॉच। और गॉच का ही दूसरा एक नेम है स्क्यू, आप कहेंगे स्क्यू। फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट कराते हैं, 60 डिग्री रोटेट, रोटेशन में भी क्लॉक एंटी देना पड़ेगा। इसको एंटी घुमा दोगे तो फिर से आ जाएंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्लॉक घुमाओगे तो रोटेट 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान देना, क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो फ्रंट वाला कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे कहना OH होगा, यहां पे H मिलेंगे, ये H मिलेंगे और OH। ध्यान देना, ये OH घूमते घूमते H के नीचे जाएंगे तो OH मिलेंगे, H मिलेंगे, यहां H मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। फिर से ध्यान से देखना, इसको 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा दूं, 60 डिग्री रोटेट करा दूं और 60 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करा दूंगा इसको, तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे OH, यहां पे कहेंगे H, ये भी तुम्हारे H मिलेंगे। अब सुनना, ये OH मूव करके आगे आएंगे तो यहां पे OH मिलेंगे, ये H मिलेंगे, यहां पे H, और इसका नाम होगा एंटी, एंटी। और इसी का दूसरा नाम है STAGARED, स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। अब ध्यान देना, यहां दो सेम ग्रुप एक दूसरे को कंप्लीटली ढक रहा है, तो मैंने फुल्ली इक्लिप्स्ड किया, बट ध्यान देना OH के जैसा H है नहीं, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर्ड करेगा नहीं, इंपोज नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं इसको कहता हूं पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLIPSD। सुनना, इसको 60 डिग्री से अगर रोटेट करा देते हो, फिर ये OH मूव करके यहीं पे आएगा, तो ध्यान देना, इस OH इसको जब मूव कराएंगे तो ये घूम करके इधर आएगा, तो ध्यान देना इसके जैसा आ जाएगा, इसके जैसा, इस OH ये फिर आ जाएंगे 120 पे। मैं बना ही देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बढ़िया ढंग से सीख लो। यहां पे आप कहेंगे कि ये फ्रंट है, इधर तेरा OH मिलेगा, H मिलेगा, H, यहां पे कहना OH, H, और यहां पे आपको H मिलेगा। ध्यान देना, इसको मैंने फिर से 60 डिग्री रोटेट अगर मैं करा दूं, रोटेट, तो रोटेट कराऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक 60 डिग्री रोटेट करा रहा हूं,
इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए क्लॉक। तो यहां जब रोटेट कराऊंगा तो ध्यान देना, यहां पे ये तेरे को मिलेंगे OH, ये H, ये H। फ्रंट में कोई चेंजिंग नहीं, बैक साइड वाला जो कार्बन है उसमें चेंजिंग दिखाना है। तो यहां पे अगर मैं बातचीत करूंगा तो OH मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे। फिर से इसको 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा देता हूं, रोटेट, तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पे कहना OH, HH, यहां पे कहना OH, ये H और ये आपको H मिलेंगे। ध्यान दोगे, यहां दो OH दोनों पैरेलल है, यहां तो इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड कहेंगे, तो आप इसको भी फुल्ली इक्लिप्स्ड कहना। ये तुम्हारा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली ECLIPSED। ध्यान देना, ये अगर गॉच है, दो OH ग्रुप 60 डिग्री, तो यहां भी कहोगे कि दो OH 60 डिग्री पे है, और दो OH 60 डिग्री पे है, तो इसको कहना गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म। ध्यान देना, ये देखो पार्शियली इक्लिप्स, दोनों OH 120, यहां भी दोनों OH 120, तो इसका नाम अगर पार्शियली इक्लिप्स्ड है तो आप इसको भी कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली आप कहेंगे इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब सुनोगे, यहां जो एंगल है 0 डिग्री, यहां मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ये 0 डिग्री। इधर देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 60 डिग्री मिलेंगे। यहां मैं ऊपर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख रहा हूं, यहां पे कहोगे दो OH ग्रुप 120, दो OH ग्रुप 180 डिग्री। यहां पे कहोगे अगर क्लॉक चलता हूं तो यहां आप कहेंगे 240 डिग्री एंगल क्लॉक में, और यहां पे अगर मैं क्लॉक चलूं तो आप कहेंगे 300 डिग्री पे, और यहां क्लॉक मूव करते करते आप कहेंगे 360 पे पहुंच गए। अब ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि ये, इसको मैंने बोला A, यहां B, यहां मैंने बोला C, यहां D, यहां मैं E, और इसको मैं कह रहा हूं F, और इसको मैं कह रहा हूं कि G फॉर्म, G। अब सुनोगे, थोड़ा सा सुनना, इधर से अगर मैं क्लॉक जा रहा हूं तो इस साइड से मैं एंटी क्लॉक मूव करूं, तो ध्यान देना दो OH 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। यहां पे आप कहेंगे कि ये दोनों OH 60 डिग्री। यहां दो OH ग्रुप 120 डिग्री, यहां पे आप कहेंगे 180 डिग्री, ये दोनों OH 180 डिग्री एंटी में जा रहे हैं। यहां देखोगे 240 डिग्री मिलेंगे, इधर एंटी क्लॉक जाओगे OH, और यहां पे OH आप कहेंगे 300 डिग्री पे आएंगे, और यहां घूमते घूमते फिर से पहुंच जाएंगे 18, यहां पे आप कहेंगे फिर से पहुंच जाएंगे 360 डिग्री पे। अब सुनना, इसमें मिलता जुलता स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, यानी सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर लेता हूं। पहले इसको मैं हटा रहा हूं, सुन लोगे, यहां पे मैं हटा दिया इसको, यहां पे इसको हटा दिया। अब सुनोगे, यहां पे कहानी क्या है। यहां पे कहानी है कि इसमें टॉर्शनल स्टेन है, इसमें भी टॉर्शनल स्टेन है। टॉर्शनल स्टेन रहने के बाद मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी घटेगी। मैं पहले सेम और डिफर के बारे में बातचीत करता हूं। ABC, D, यहां E, ये तुम्हारा F, और उधर मैं अगर G के बारे में बातचीत कर लूं, G के बारे में। अब सुनोगे, यहां मैं सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, सेम स्ट्रक्चर के बारे में, सेम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, तो A एंड G आर सेम। A लास्ट का G आपका सेम ही होगा, लास्ट का G थोड़ा सा देख लो, G, A और G, यहां देखो A और G दोनों सेम मिलेंगे, तो आप कहना A एंड G आप कहेंगे सेम मिलेंगे, और इस सेम स्ट्रक्चर का नाम है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, फुल्ली इक्लिप्स्ड इसका नाम है। सेकेंड, B और F के बारे में बातचीत करूं,
बी एंड एफ के बारे में बातचीत करूं तो ये भी सेम मिलेंगे और इसको मैं कहूंगा गाउच, गाउच, गाउच फॉर्म कहेंगे, गाउच, या हम इसको स्क्यू फॉर्म कह सकते हैं, स्क्यू फॉर्म। ध्यान देना, सी और ई के बारे में बातचीत करूं, सी एंड ई ये भी आपस में सेम ही है, ये सेम है। कहोगे कैसे? दोनों OH 120, यहां देखोगे OH 120 पे, यहां भी OH 120 पे, इसलिए ये दोनों आपस में सेम है, सेम। और इस स्ट्रक्चर का जो नेम होगा आप कहेंगे ये होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ECLIP इक्लिप्स्ड। और यहां अगर मैं सी के बाद डी के बारे में बातचीत करूं तो डी को हम कहेंगे एंटी, या हम एंटी, या हम इसको कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म्स। अब सुनना, अगर मैं ए और जी के बारे में बातचीत करूं तो यहां जो एंगल मिलेंगे आपको 0 डिग्री मिलेंगे या आपको 360 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। देखो ये 0 डिग्री मान लो, या इधर से घूमते घूमते यहां आ जाए तो 360 कहना। ध्यान देना, बी और एफ के बारे में बातचीत करूं, बी देख इधर से क्लॉक घूमते घूमते 60 पे है, बट एंटी घूमते घूमते यहां पे आओगे, यहां से घूमते घूमते यहां, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, तो आप कहेंगे ये 60 डिग्री और ये तुम्हारा 300 डिग्री, ये दोनों सेम ही है, तो आप कहेंगे ये 60 डिग्री पे मिलेंगे और आपको एक मिलेंगे 300 डिग्री पे मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो तीसरा है पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये आपको मिलेंगे 120 डिग्री पे, और नहीं तो कहेंगे 240 डिग्री पे मिलेंगे। और एंटी के बारे में बातचीत करूं तो ये 180 डिग्री पे मिलेंगे। सुनना, पिछले दिन अभी मैं आपको बताया ही हूं कि जहां टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ध्यान देना, यहां टॉर्शनल स्ट्रेन है, यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। पैरेलल बाउंड के बीच टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। यहां देखो ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है, यहां ये दोनों पैरेलल है और यहां ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं यहां स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत कर लूं, स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप कहना बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। अब सुनोगे, बी और डी में स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी सेम माना, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑलवेज सेम ही है। अब ध्यान देना, अब बी और डी में स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करता हूं, बी डी। ध्यान देना, यहां जब 60 डिग्री एंगल पे आया तो इस पॉइंट पे एक फोर्स वर्क किया और इस फोर्स को मैं कहूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप कहेंगे यहां जो फोर्स एक्टिव हुआ, 2 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट मिल जाए, 2 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो जिस पोजीशन पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि बी और डी में एक्चुअल में अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो आप कहेंगे बी ग्रेटर देन डी। अब सुनोगे, बी ग्रेटर, इस दोनों में डिसाइड कर लिया, बी ग्रेटर देन डी। बी की स्टेबिलिटी अगर गॉच पोजीशन पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये गॉच हुआ। अब ध्यान देना, इस दोनों मॉलिक्यूल्स में यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेन है और यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेन है। देखो यहां टॉर्शनल स्ट्रेन, 2 पैरेलल लाइन के बीच, यहां भी पैरेलल लाइन के बीच
टॉर्शनल स्ट्रेन है, बट ध्यान देना टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ साथ अगर मैं इस पॉइंट पे अगर बातचीत करूंगा तो यहां दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स OH के बीच भी एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को मैं कहूंगा वैन डर वाल रिपल्सन। तो इस पॉइंट पे वैन डर वाल रिपल्सन है, बट इस पॉइंट पे वैन डर वाल रिपल्सन यहां भी है, बट यहां देखो इस ग्रुप और H के बीच वैन डर वाल रिपल्सन कम है, H छोटा ग्रुप है, तो यहां रिपल्सन है बट उतनी रिपल्सन नहीं है। इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि C मोर स्टेबल ग्रेटर देन A, C मोर स्टेबल ग्रेटर देन A। ध्यान देना जब स्टेबिलिटी आपको पता चल जाए तो आप कहेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो। ध्यान देना अगर स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो आप कहना इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी नीचे जाएगी स्टेबल होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं तो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो अब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि यहां मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में डिस्कस करेगा। तो ध्यान देना ये जो बी पार्ट है आप बी पार्ट का नाम लेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा होगा गाउच का, गाउच के बाद होगा एंटी का, ये जो डी है ये एंटी है, डी एंटी दोनों OH अपोजिट। उसके बाद हम बातचीत करेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, और उसके बाद तुम्हारा होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, आप कहेंगे फुल्ली ECLIP फुल्ली इक्लिप्स्ड। जब ये स्टेबिलिटी मिल जाए तब आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना ग्राफ भी बहुत अच्छा ड्रॉ करूंगा और आप लोग देखोगे खुश हो जाओगे। सुनोगे यहां जो मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना यहां अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूं थोड़ा सा सुनोगे। यहां मैं लिख रहा हूं GRAPH ग्राफ बिटवीन BETWEEN बिटवीन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में, एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में, ROTATION रोटेशन के बारे में। तो ध्यान देना यहां जो मॉलिक्यूल्स है ये 4 फॉर्म में है, गाउच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल इक्लिप्स्ड। ध्यान देना तो यहां जो ग्राफ का जो एरिया आपको मिलेगा एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में, तो ध्यान देना ये ग्राफ का ये एक लाइन है, ये है 0 डिग्री, यहां पे कहेंगे 60 डिग्री, यहां पे कहेंगे 120, यहां कहेंगे 180, यहां पे कहेंगे 240, आगे 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो 300, और यहां अगर मैं बातचीत करूं 360 डिग्री, यहां 360 डिग्री। इसके बाद जब इस साइड से चलते हैं तो 0 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव किए, अब यहां से 0 डिग्री से 60 डिग्री आएंगे, यहां आएंगे 120, 180, यहां 240, ये 300, और यहां पे कहेंगे 360। अब सुनोगे यहां जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा गाउच की स्टेबिलिटी मींस गाउच का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहां जो आपके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, चारों मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी
और चारों का पॉइंट। तो यहां मैं 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। ये 1, ये 2, यहां पे मैं कहूंगा ये 3 पॉइंट और इसका 4 पॉइंट। ये ऐसा हुआ, ध्यान देना। ये है फुल इक्लिप्स्ड और ये भी फुल इक्लिप्स्ड है। यहां पे कहेंगे ये गाउच है, ये फुल इक्लिप्स्ड है, ये गाउच है, ये तुम्हारा पार्शियली इक्लिप्स्ड और ये 180 डिग्री पे एंटी आता है। एंटी के बाद आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसके बाद आपको आएंगे गाउच, उसके बाद आएंगे फिर से फुल इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब सुनना, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे जो लग रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल वो गाउच फॉर्म है। तो गाउच फॉर्म आ रहा है 60 डिग्री, यहां पे भी 60 और यहां से देखोगे ये भी 60, मींस इसकी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका पोटेंशियल सबसे नीचे। तो ये तुम्हारा गाउच। गाउच के बाद आ रहा है एंटी, एंटी मींस 180, मींस यहां पे इसका बैरियर यहां एंटी दोनों 180 डिग्री पे, ध्यान देना। उसके बाद आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड आएगा 120 और 240 पे, 240 यहां बातचीत करूंगा इसके बारे में। उसके बाद आ जाएगा ये, अब सुनना, ये जो ग्राफ मूव करेगा कुछ इस तरह से, यहां से आएंगे, ये इधर से आते हुए फिर ये ऊपर आ जाएंगे, ध्यान देना। इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स है ये तुम्हारा गाउच होगा, गाउच, ये भी तेरा गाउच होगा। इसके अगर बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारा एंटी मिलेंगे, एंटी मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड और ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी पॉइंट आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड ही होगा। आप कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां पे मैं एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर रोटेट करते हुए गॉच पोजीशन पे गया और वहां पे कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर गया तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको लिखा देना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको लिख लेना, थोड़ा सा इसको लिख लेना। यहां अगर मैं बातचीत करूं आपसे इफ एनी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर गाउच पोजीशन having intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, molecular H bonding, intramolecular hydrogen bonding, then stability gauge is much greater than anti-conformation, anti or staggered conformation। अगर गॉच पोजीशन पे यानी 60 डिग्री पे अगर कहीं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आ जाए और वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर दे, उस कंडीशन में गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंटी के रिस्पेक्ट में। तो सुनना, मैं यहां अगर मैं बातचीत करूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये CH2 इस पॉइंट पे OH हो, ये अगर मैं फ्रंट मान लिया
और CH2 इस पॉइंट पे अगर मैं F ले लूं, या यहां पे F, या यहां पे मैं एक ग्रुप मान लूं, इस पॉइंट पे एक ग्रुप मान लूं, और इस ग्रुप के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, इस ग्रुप में अगर F आ जाए या यहां पे OH आ जाए, या आप कहेंगे इस पॉइंट पे NH2 आ जाए, या NHR ले लूं, या मैं C डबल बॉन्ड OH ले लूं, या C डबल बॉन्ड OH ले लूं, और या नहीं तो हम NH3 पॉजिटिव चार्ज ले लूं। इन दिस केसेस, इन दिस टाइप्स ऑफ केसेस, gauge forms will be more stable than antiforms. गॉज फॉर्म मोर स्टेबल होगा एंटीफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे मैं अभी तो इतना बताया कि ये अगर फ्रंट कार्बन है तो ये बैक हो जाएगा, और इस दोनों के 60 डिग्री एंगल पोजीशन पे कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस कंडीशन में गॉज का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ एंटी के रिस्पेक्ट में। तो यहां हम देखेंगे कुछ कंपाउंड जिसमें स्टेबिलिटी के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं और इसके स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करता हूं। यहां मैं कहूंगा राइट, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लूंगा क्वेश्चन राइट, WR राइट, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ कंपाउंड, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कंपाउंड का बताना है। राइट, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल। यहां मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया, यहां पे CH2OH CH2F लिया, ये A हुआ। यहां B में मैं कह दूं कि CH2OH ले लूं, यहां CH2NH, यहां पे 3 पॉजिटिव चार्ज ले लूं। C के बारे में बातचीत कर लूं तो CH2 यहां पे OH कर लूं, और C डबल बॉन्ड O यहां OH कर लूं। D के बारे में बातचीत कर लूं तो COOH CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH के बारे में बातचीत करूं। इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैं कह रहा हूं कि यहां जो रोटेशन दिखाना है ये फर्स्ट और सेकंड के बीच, यहां रोटेशन दिखाना है फर्स्ट और सेकंड के बीच, यहां भी रोटेशन दिखाना है फर्स्ट सेकंड के बीच, और यहां रोटेशन दिखाना है फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच। तो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको आप ऊपर लिखोगे ये ऐसा, और इसमें आप लिखोगे OH, ये H, यहां H। ध्यान देना, बैक कार्बन में यहां पे फ्लोरीन लिख दो, ये H और यहां H। तो ध्यान देना, यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप कहेंगे यहां इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो यहां जो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बाउंडिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान देना, इसमें इसका जब आप कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाएंगे तो फ्रंट कार्बन इसको रखेंगे, इसमें एक OH ऊपर दे देंगे, यहां पे देंगे 2 H है, इस पॉइंट पे 2 H है, तो
तो आप दोनों H को इस तरह से लिखाएंगे। यहां पे देखो N के साथ 3 हाइड्रोजन है, H H H, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान देना N और H के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा। इस पॉइंट पे H, इस पॉइंट पे H। इस कंडीशन में भी इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये स्टेबल फॉर्म है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये स्टेबल फॉर्म हुआ। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बातचीत करूं इस स्ट्रक्चर में तो आप कहेंगे कि ये फ्रंट कार्बन, इसके साथ एक OH है, O के साथ H, इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन, यहां ऐसा कहूंगा। और यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं C डबल बॉन्ड O, यहां OH, तो यहां पे देखना एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगा। इस पॉइंट पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे कहना H और यहां पे कहना H, ये स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म। यहां पे कहेंगे स्टेबल फॉर्म्स होगा। ध्यान देना। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन में अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो ये कार्बन फ्रंट कार्बन को मैंने ऐसे लगाया, यहां पे एक एसिड ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा दिया OH, इस पॉइंट पे H और इस पॉइंट पे H। ध्यान देना, गॉच पोजीशन पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो तो यहां पे कहोगे C, इस पॉइंट पे OH, यहां पे डबल बाउंड O दे दोगे तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगा। इस पॉइंट पे यहां पे कहेंगे H और इस पे कहेंगे H, तो इस कंडीशन में इसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद सिर्फ अब 2 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहले इतना को लिख लो, आप सुनोगे। यहां D के बाद मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बढ़िया ढंग से। जैसे मैं आपसे पूछ दूं क्वेश्चन में अगर मैं पूछ लूं कि ClCH2 CH2NH2, यहां NH3 पॉजिटिव चार्ज, राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यहां मैं पूछ दूं राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ कंपाउंड, आप क्या करोगे? तो ध्यान देना, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये कार्बन फ्रंट, ये फर्स्ट वाला फ्रंट और इसको बैक ले लेता हूं, फ्रंट और बैक। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे आपको मिलेंगे Cl H, यहां पे H, इस पॉइंट पे मिलेंगे NH H, यहां H, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, इधर H मिलेंगे और इस साइड H मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। अब सुनोगे, बहुत आदमी कह देता है कि यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एक्चुअली यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, फिर भी ये गॉच पोजीशन पे स्टेबल है। यहां आप कहेंगे ये गॉच पोजीशन मोर स्टेबल, गॉच पोजीशन विल बी मोर स्टेबल देन एंटीफॉर्म्स, कहोगे कि गॉच क्यों ज्यादा स्टेबल? क्योंकि क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। ध्यान देना, यहां जो स्टेबिलिटी का एक कॉज है, एक अलग टाइप का है। तो यहां कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा आती है, यहां पार्शियली नेगेटिव और निगेटिव। यहां देखो डायपोल क्रिएट हुआ, इस पोजीशन पे डायपोल्स और यहां पे आयंस है। यहां कहोगे इन दिस केसेस आयंस डायपोल्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एंटीफॉर्म्स ड्यू टू इन गॉच पोजीशन, इन
gauge position will be more stable than antiforms due to gauge position ions dipoles attraction increases, ions dipoles attraction इंक्रीजेज। ध्यान देना, इस दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वर्क करने लगता है, और जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वर्क करेगा, गॉज पोजीशन आयंस डाइपोल्स एट्रैक्शन इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी गॉज ग्रेटर देन एंटी होगा। गॉज का ज्यादा होगा, एंटी का कम होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले इतना को लिख लो। तो यहां गॉज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंटी, ड्यू टू यहां आयंस डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब ध्यान दोगे, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा नेक्स्ट पार्ट के बारे में, तो यहां मैं एक कंपाउंड लेता हूं CH2 COOH CH2 COOH, ये ऑक्जेल एक ये है सक्सिनिक एसिड है। आप कहेंगे सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड का ये जो Ka वैल्यू है ये तुम्हारा 5 है, और 5 है तो आप कहेंगे कि ये एसिडिक है। ये Ka वैल्यू 5 है, सो दिस कंपाउंड इज एसिडिक, कंपाउंड इज एसिडिक नेचर। जब एसिडिक नेचर में ये कंपाउंड है, तो मैं इस कार्बन और इस कार्बन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा और इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना चाहूंगा, तो आप कहेंगे कि यहां जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में बातचीच करूंगा, तो ये फ्रंट कार्बन मान लूं, ये बैक, तो फ्रंट कार्बन में C डबल बाउंड O, ये OH ले लूं, और C डबल बाउंड O, ये OH ले लूं, तो इस पॉइंट पे H मिलेंगे, H मिलेंगे, H मिलेंगे और H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और जब यहां पे मिलेंगे तो दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन आया, तो यहां हाइड्रोजन बाउंडिंग वर्क करेगा, हाइड्रोजन बाउंडिंग। और जब हाइड्रोजन बाउंडिंग वर्क करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बट ध्यान देना, अगर सक्सिनिक एसिड में ऐड कर दिए एडेड बेस, कुछ बेस को मैंने मिला दिया, बेस। अब बेस को तब तक मिलाया कि जब सक्सिनिक एसिड से बेस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो ध्यान देना, जब हम बेस का अमाउंट ज्यादा ले लेंगे, मतलब बेस एडेड करेंगे, इफ बेस इज एडेड, जब बेस को हम ऐड करेंगे, देन सक्सिनिक एसिड रिएक्ट्स विथ बेस forms an anion. If base is added, then succinic acid reacts with base and forms their anion, that anion structure will be this type। यहां आप कहेंगे this type। ध्यान देना, अगर इसमें बेस मिला दिए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH2COO निगेटिव मिलेगा, CH2COO ये निगेटिव हो जाएगा, और इसका जो pH होगा, pH will be more than 7, आप कहेंगे 7 हो जाएंगे। अब सुनोगे,
जब इस स्ट्रक्चर का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाओगे तो ध्यान देना, यहां जो मिलेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये ऐसे मिलेंगे एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ पे नेगेटिव मिलेंगे, यहां पे एच और एक एच, एक इस टाइप से मिलेंगे। ये तुम्हारा एंटी हुआ, ये तुम्हारा एंटी फॉर्म्स। और अगर मैं गॉच पोजीशन पे दोनों एसिड को दिखा दूं, सी डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव चार्ज, यहां एच, तो यहां मिलेगा सी ओ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहां पे एच और यहां एच। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल्स में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो इस दोनों में रिपल्सन हो जाएगा गॉच पोजीशन पे, और जब गॉच पोजीशन पे रिपल्सन होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ध्यान देना, तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी, और यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं एंटी वाला, एंटी अगर बना दूंगा तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे कहना ओ एच एच एच, यहां सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पे कहेंगे एच और ये एच मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। तो ये जो तुम्हारा है गॉच है, गॉच। और इसके बारे में बातचीत करूं एंटी, तो ध्यान देना, गॉच पोजीशन पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि स्टेबिलिटी गॉच ग्रेटर देन एंटी। तो यहां पे मैं एक रिजल्ट लिख देता हूं, इन केस ऑफ सक्सिनिक एसिड, इन केस ऑफ सक्सिनिक एसिड लो पीएच गॉच इज more than in case of succinic acid low pH gauge is more stable than anti, but high pH stability एंटी ग्रेटर देन गॉच। सुनोगे, अगर सक्सिनिक एसिड का केस हो, पीएच 7 से अगर कम हो, तो उस कंडीशन में 7 से कम हो तो गॉच मोर इफेक्टिव होगा एंटी के रिस्पेक्ट, मीन्स गॉच मोर स्टेबल देन एंटी। बट इन केस ऑफ हाई पीएच मीन्स बेसिक हो जाएगा, तो सक्सिनिक एसिड बेस से रिएक्शन सक्सिनेट आयंस बनाएगा, और जब सक्सिनेट आयंस बनाएगा तो गॉच पोजीशन पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंटी फॉर्म मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म्स। आज यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बाय, फिर मिलते हैं।